गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संकट के समय भी ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो तीनों ही संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला इनकी है वो निरंतर वो संचालित होती है। और आप हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आप अपनी जो इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय भी अपनी जो एक तो यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम और साथ में कोई भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को अनवरत जारी रख सकते हो और अपनी तैयारी को जारी रखते हुए आप है वो लाभ उठा सकते हो। तो हमारी ये जो आज की क्लास है बीए सेकेंड ईयर पोल साइंस की है और इसमें विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है। और इसमें हम फ्रांस में जो बहुदलीय पद्धति हमने पढ़ा था, ब्रिटेन का पढ़ा था, अमेरिका का पढ़ा था, भारत का पढ़ा था, राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा था। तो कोई सा भी देश ऐसा नहीं है जिसके संविधान में राजनीतिक दलों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। ब्रिटेन का हमने पढ़ा था जो पंचम गणतंत्र का संविधान है जो सन 1958 में लागू हुआ था, पंचम गणतंत्र का संविधान। और इसमें उसके अनुच्छेद 4 में इस चीज़ की व्यवस्था की गई कि राजनीतिक जो दल है उनको ब्रिटेन में क्या दी गई, संवैधानिक मान्यता दी गई। तो इन बातों की हम चर्चा कर चुके हैं। और ब्रिटेन ऐसा देश है जहाँ पर कोई एक या दो दल नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे दल है और वहाँ की जो सरकार है वो भी क्या होती है, बहुत सारे दलों की मिलीजुली सरकार होती है। इन चीज़ों की हम पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो ये जो फ्रांस है, फ्रांस की जो बहुदलीय पद्धति है इसके परिणाम क्या है, फ्रांस में जो बहुदलीय पद्धति है इसके परिणाम क्या सामने आए हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रांस में जो बहुदलीय पद्धति है, बहुदलीय पद्धति का स्वाभाविक परिणाम हमारे को पता है। जो बहुदलीय पद्धति है इसका स्वाभाविक जो परिणाम है वो क्या होता है कि इसमें किसी भी एक राजनीतिक दल को, बहुदलीय जो पद्धति है इसका परिणाम ये होता है कि किसी भी एक राजनीतिक दल को क्या नहीं होता है, व्यवस्थापिका मतलब वहाँ की विधानमंडल या संसद में किसी एक दल को क्या नहीं होता है, बहुमत प्राप्त नहीं होता है। बहुदलीय पद्धति है इसका मतलब वहाँ पर कहाँ पर कि फ्रांस की जो व्यवस्थापिका है या फ्रांस का जो विधानमंडल है उसमें किसी भी एक राजनीतिक दल को क्या नहीं होता है, किसी भी एक राजनीतिक दल को वो बहुमत प्राप्त नहीं होता है। बहुदलीय पद्धति का स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि किसी एक राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है। एक राजनीतिक दल की सरकार के स्थान पर मिलीजुली एक राजनीतिक दल की जो सरकार है उसके स्थान पर क्या होती है, मिलीजुली जो सरकार होती है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में कौन सी पद्धति को अपनाया गया है, बहुदलीय पद्धति को अपनाया गया है। तो बहुदलीय पद्धति को अपनाने के कारण ये बात हमारे सामने आ गई। एक बात तो इसका ध्यान रखना है कि फ्रांस है दुनिया का वो देश है जिसने राजनीतिक दलों को अपना जो पंचम गणतंत्र का जो संविधान लागू किया था 1958 में, उसमें उन्होंने अनुच्छेद जो 4 है उसमें राजनीतिक दल को है उसका संविधान में भी क्या किया है, उल्लेख किया है। राजनीतिक दलों को संविधान में क्या दिए, मान्यता दिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, बहुदलीय पद्धति अपनाने वाला प्रमुख देश कौन सा है, तो कौन सा है, फ्रांस है। और ये भी कि अगर फ्रांस में किसी एक राजनीतिक दल को अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इसका मतलब वहाँ पर व्यवस्थापिका है, यहाँ पर जो वो व्यवस्थापिका में क्या हो जाएगी, मिलीजुली है वो सरकार होगी। और कार्यपालिका जो सरकार होगी वो क्या होगी, मिलीजुली होगी। तो किसी एक भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। एक राजनीतिक दल की सरकार की जगह क्या होती है, मिलीजुली सरकार का निर्माण होता है। और पंचम गणतंत्र जो 1958 में जो व्यवस्थापिका है उसकी अपेक्षा किसको, कार्यपालिका को क्या दी गई, अधिक शक्तियां दी गई। और राष्ट्रपति पद है उसको भी क्या बनाया गया, फ्रांस में जो राष्ट्रपति का पद है वो भी क्या है, अधिक शक्तिशाली है। तो बहुदलीय पद्धति का स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि किसी एक राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है। एक राजनीतिक दल की सरकार के स्थान पर मिलीजुली सरकार का निर्माण होता है। और ये मिलीजुली सरकारें अपने आप को स्थायी तथा प्रभावशाली नहीं बना पाती। और ये मिलीजुली जो सरकारें होती है ये अपने आप को क्या, मिलीजुली जो सरकारें होती है वो अपने आप को स्थायी तथा प्रभावशाली नहीं बना पाती। मिलीजुली जो सरकारें होती है ये अपने आप को स्थायी तथा प्रभावशाली नहीं बना पाती, स्थायी और प्रभावशाली नहीं बना पाती। ऐसा वहाँ पर कहाँ पर, फ्रांस में ऐसा देखा गया है। तो ये मिलीजुली सरकारें अपने आप को स्थायी तथा प्रभावशाली एवं नहीं बना पाती। फ्रांस का जो तृतीय गणतंत्र था
फ्रांस का तृतीय गणतंत्र 1870 से लेकर 1940, तृतीय गणतंत्र 1870 से लेकर 1940। 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ ले कि फ्रांस में जो तृतीय गणतंत्र उसका समय क्या था, तो क्या था 1870 से 1940। फ्रांस का जो चतुर्थ गणतंत्र है, चतुर्थ गणतंत्र है 1946 से लेकर 1958। फिर वहाँ पर 1958 में कौन सा गणतंत्र हो गया था, पंचम गणतंत्र हो गया। तो तृतीय गणतंत्र का 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछा गया है कि फ्रांस में जो तृतीय गणतंत्र है उसका समय क्या था। तो तृतीय गणतंत्र का समय है वो 1870 से लेकर 1940, चतुर्थ गणतंत्र का समय है 1946 से लेकर 1958, और पंचम गणतंत्र कब लागू हुआ था, 1958 में। इन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रांस के तृतीय गणतंत्र 1870 से लेकर 1940, चतुर्थ गणतंत्र 1946 से लेकर 58 के काल में भी यही प्रवृत्ति देखी गई। क्या, कौन सी प्रवृत्ति देखी गई? ये स्थायी और प्रभावशाली सरकारें नहीं थी। मिलीजुली सरकारें होने के कारण सरकारें क्या नहीं थी, स्थायी नहीं थी, अस्थिर सरकारें थी। और प्रभावशाली मिलीजुली सरकारें होने के कारण तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में वो प्रभावशाली नहीं रही, वो अस्थिर रही। तो इस अस्थिरता की प्रवृत्ति को कब दूर किया गया, पंचम गणतंत्र में दूर किया गया। जो वहाँ पर मिलीजुली सरकारों से जो अस्थायी प्रवृत्ति थी, जो वो अप्रभावशाली थी, तो उनको क्या किया गया, दूर किया गया। और उनको दूर कैसे किया गया? पंचम गणतंत्र में व्यवस्थापिका की अपेक्षा वहाँ पर कार्यपालिका यानी कि जो सरकार है उसको क्या किया गया, उसको अधिक शक्तियाँ दी गई, और राष्ट्रपति पद को अधिक क्या बनाया गया, शक्तिशाली बनाया गया। क्योंकि मिलीजुली जो राजनीतिक दलों की सरकार होने के कारण वो क्या थी, अस्थायी थी, वो प्रभावशाली नहीं थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। तो फ्रांस के तृतीय गणतंत्र 1870 से 1940 और चतुर्थ गणतंत्र 1946 से 1958 के काल में यही प्रवृत्ति देखी गई। कौन सी? मिलीजुली सरकारों की जो ये मिलीजुली प्रवृत्ति थी, जो ये स्थायी और प्रभावशाली नहीं थी, ये कमी देखी गई थी। लेकिन 1958 में फ्रांस में जिस पंचम गणतंत्र को अपनाया गया उसमें बहुदलीय पद्धति के स्वाभाविक परिणाम राजनीतिक अस्थिरता को काफ़ी कुछ सीमा तक क्या कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। फ्रांस में जो बहुदलीय पद्धति होने के कारण जो वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता होती है, उनको पंचम गणतंत्र का जो संविधान लागू हुआ था उसमें इसको काफ़ी हदों तक क्या कर दिया था, क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया है। और दूर कैसे किया गया है? इस राजनीतिक जो अस्थिरता है इसको दूर कैसे किया गया है? तो इसको क्योंकि इन्होंने बांट लिया तृतीय गणतंत्र और चतुर्थ गणतंत्र में इनके सामने समस्या आई कैसे आई थी? क्योंकि मिलीजुली सरकारें होती थी, इसके कारण सरकार क्या नहीं हो पाती थी, स्थायी नहीं हो पाती थी, सरकार प्रभावशाली नहीं हो पाती थी। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए पंचम गणतंत्र का जो संविधान है 1958 में लागू हुआ था। और इसमें व्यवस्थापिका की अपेक्षा किसको, कार्यपालिका को क्या दी गई थी, अधिक शक्तियां दी गई थी। और जो राष्ट्रपति है उसके पद को अधिक क्या बनाया गया, वहाँ पर शक्तिशाली बनाया गया। क्योंकि यहाँ पर जो फ्रांस है यहाँ पर अर्धदेशात्मक है, शासन प्रणाली है वो क्या है, अर्ध संसदीय या अर्धदेशात्मक है। मतलब अध्यक्षात्मक और संसदात्मक इन दोनों का क्या है, मिला जुला रूप है। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति और संसदात्मक में वहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री है। तो इन दोनों का मिला जुला रूप है। और 1958 में इन्होंने व्यवस्थापिका की अपेक्षा, संसद की अपेक्षा कार्यपालिका सरकार है, इसको अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई और राष्ट्रपति को क्या किया गया, अधिक शक्तिशाली बनाया गया। तो 1958 में फ्रांस में जिस पंचम गणतंत्र को अपनाया गया उसमें बहुदलीय पद्धति के स्वाभाविक परिणाम राजनीतिक अस्थिरता को काफ़ी कुछ सीमा तक दूर कर दिया गया। पंचम गणतंत्र ने व्यवस्थापिका की अपेक्षा कार्यपालिका को अधिक शक्तियां प्रदान कर राष्ट्रपति पद की अत्यंत शक्तिशाली पदाधिकारी के रूप में व्यवस्था कर राष्ट्रपति को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया, या राष्ट्रपति पद को अधिक शक्तियां दी गई। और आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की, पहले वहाँ पर क्या थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, वहाँ पर जो पहले चुनाव की जो पद्धति थी वो क्या थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की थी। और वहाँ पर अब क्या, द्वितीय मतपत्र योजना, सेकेंड बैलेट पेपर योजना, द्वितीय मतपत्र योजना को अपनाया गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर द्वितीय मतपत्र की योजना को अपनाकर राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने की चेष्टा की। और इसमें वहाँ पर क्या मिली है, पर्याप्त सफलता भी मिली है। वास्तव में पर्याप्त, इसको जो वहाँ पर अब व्यवस्थापिका की जगह कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाए गए, राष्ट्रपति पद को अधिक शक्तिशाली बनाए गए। वहाँ पर जो निर्वाचन की जो पद्धति थी आनुपातिक
प्रतिनिधित्व की जो पद्धति थी उसके स्थान पर अब द्वितीय मतपत्र योजना, सेकंड जो बैलेट पेपर योजना है, इसको अपनाया गया है। और इसमें जो विभिन्न प्रकार की वहाँ पर कमियां थी, उन कमियों को दूर करके काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की गई है। तो आज की हमारी क्लास थी बहुदलीय पद्धति, फ्रांस में बहुदलीय पद्धति के परिणाम। और फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पर संविधान में भी राजनीतिक दलों को क्या दी गई है, मान्यता दी गई है, और वहाँ पर मिलीजुली सरकारें होती है। किस प्रकार से तृतीय गणतंत्र और चतुर्थ गणतंत्र में जो समस्याएं आई थी अस्थायी और अप्रभावशाली सरकार की, उसको राजनीतिक जो अस्थिरता की, उसको किस प्रकार से दूर कर लिया गया पंचम गणतंत्र में, क्योंकि व्यवस्थापिका में कार्यपालिका को शक्तिशाली बना दिया गया और राष्ट्रपति पद को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। और जो निर्वाचन की जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति थी उसकी जगह क्या अपना लिया गया, द्वितीय जो मतपत्र है, सेकंड जो बैलेट पेपर योजना है, उसको अपना लिया गया है। और इससे काफ़ी हद तक वहाँ की जो समस्याएं हैं, उस समस्याएं या जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको क्या कर लिया गया है, दूर कर लिया गया है। तो इस प्रकार से अपनी यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।